नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी इसे विकास, सेवा और सुशासन का अमृत काल बता रही है, वहीं कांग्रेस ने 11 सवालों के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। आज इस सियासी जंग पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को विकसित भारत का आधार बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक, सामाजिक और रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने शपथ ली थी, तब से हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया गया है। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत 370 हटाई, 3 तलाक कानून बदला, राम मंदिर का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश भी विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है। हमारी योजनाओं ने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए काम किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना, जनता का विश्वास कायम रखना, जनता का भरोसा। 60 साल बाद एक ऐसे गैर कांग्रेसी सरकार के नेता है जिनके प्रत्येक फैसले से जनता आंदोलित होती है, आनंदित होती है। इसीलिए तो आप देखिए, इतनी जबरदस्त चुनौतियों के बीच भी भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित कर नीर चीर गंगा की तरह अपना नेतृत्व, भागीरथ की तरह पूरे विकास के कारवा के संवाहक बनकर के मोदी जी आ रहे हैं। ये विश्वास मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वहीं पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने अंत्योदय का सपना साकार किया है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन और 135% विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि इसका सबूत है। 11 वर्ष जो पूरे हुए, ये विकसित भारत के अमृत काल का समय, और ये 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ युवा, महिला, गरीब और किसान, इस दिशा में जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, और इस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, इन सारे मुद्दों पर मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन बीजेपी के इन दावों पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने 11 सवालों की लिस्ट जारी कर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस का कहना है कि ये 11 साल विकास का नहीं बल्कि इवेंट मैनेजमेंट का दौर रहा है। कांग्रेस ने सवाल किए कि बीजेपी कहती है न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जल जीवन मिशन, परिवहन और आवास योजना में घोटाले क्यों हुए? युवाओं को नौकरी का वादा था पर भर्ती घोटाले और फर्जी कर्मचारी सामने आए। 11 साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी ने देश को सपने दिखाए थे, जो हर वर्ग को दिखाए थे, युवाओं को नौकरी की बात करी तो 11 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली। 11 साल में आपने किसानों को सपने दिखाए कि आय दुगनी होगी। मुझे लगता है देश के किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। 11 साल में आपने महिलाओं को चूल्हे की बात करी थी, गैस की टंकी 450 रुपये देने की। एक बार दिया चुनाव, उसके बाद आप भूल गए। तो मोदी जी देश के उद्योगपतियों की, बड़े उद्योगपति को तो लाभ पहुंचाना चाहते हो, लेकिन जो लघु मध्यम उद्योगपति जो इकाइयां हैं, उनको आप बंद करना चाहते हो। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का ऐलान किया है। भोपाल में विकसित भारत पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी के दावों और कांग्रेस के सवालों के बीच जनता का भरोसा किस पर होगा? मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज है। बीजेपी जहां मोदी सरकार के 11 साल को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे खोखले दावों का दौर करार दे रही है। इस जंग में जनता की राय क्या होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। अमृतकाल सियासी सवाल, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये 11 साल कितने सकारात्मक रहे। प्रवेश गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शिवम शुक्ला जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि केंद्र की मोदी सरकार 11 साल पूरे कर चुकी है, और बधाई इसलिए भी क्योंकि बीजेपी पूरे देश भर में इसे जश्न के तौर पर मना रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम देखें शिवम जी, तो क्या मानते हैं, कितने प्रभावी, कितने सकारात्मक और कितने ज्यादा निर्णायक निर्णयों से भरे हुए ये 11 सरकार केंद्र की मोदी सरकार के रहे हैं? देखिए, केंद्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, हमारे देश ने नित नए प्रगति के सोपान को चढ़ने का काम किया है। हमने लगातार अपने आर्थिक हो, सामाजिक हो, हमने अपने जो एक सामरिक महत्व के हित के जुड़े हुए क्षेत्रों, हर क्षेत्र में तकरीबन एक वृद्धि को देखने का काम किया है। देश में हमने देखा कि अभूतपूर्व तरीके से तकरीबन 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान योजना के कैप के तहत कवर किया गया। हमने देखा लगभग 10 करोड़ परिवारों तक नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। लगभग पूरे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर पे पक्के आवास की चिंता की गई। तो इस प्रकार से एक के बाद एक लाभार्थी मूलक योजनाओं के माध्यम से सरकार ने देश में लगातार एक बड़े लाभार्थी वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया। इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने लगभग 11 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हम दुनिया के अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गए। तो यह तमाम चीजें, यह जो परिवर्तन आए हैं, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री हो, देश में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना हो, देश का ग्लोबल स्तर पर सोलर अलायंस का नेतृत्व करना हो, भारत की दुनिया के कई विषयों में निर्णायक भूमिका हो, इन तमाम चीजों ने देश को एक ख्याति और एक गौरव प्रदान करने का कार्य किया था। इन 11 वर्षों में हम अपनी पीछे की उपलब्धियों पर हर्षित तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हम आगे के रोड मैप को तैयार करने के लिए, भविष्य की दशा और दिशा को निर्धारित करने के लिए, जन भावना को और बेहतर समझते हुए अपनी नीतियों को निर्धारित करने के लिए इस पूरे अवसर का सदुपयोग कर रहे हैं। और हम इस पर बहुत गंभीरता, बहुत एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में हमारी सरकार इस दिशा में विचार करते हुए आगे बढ़ेगी। और मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के स्तर पर विजन रखे थे, उनको मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपना मिशन बना रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए हर संभव तरीके से प्रतिबद्धता के आधार पर निर्णय ले रही है, कार्य कर रही है, और इसके बहुत ही संतोषजनक और सकारात्मक परिणाम जमीन पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक बृहद और विस्तृत स्तर पर अगर हम देखें तो यह हमारा जो कार्यकाल है बहुत सफलतापूर्वक लगातार आगे बढ़ रहा है, और सरकार ने भी अपनी सफलता के नए स्तंभों को स्थापित किया है। जी, स्पर्श चौधरी जी, ये जो बयान है ये सिर्फ शिवम शुक्ला नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरी सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं जो मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक हैं। लेकिन कांग्रेस ने 11 सवाल पूछे, उन पर मैं आना चाहूंगा। और कांग्रेस का सबसे पहला सवाल तो यही है कि बात युवाओं को नौकरी देने की हुई थी, लेकिन जैसे कि आपने वक्तव्य में सुना कि हमने युवाओं को नौकरी दी, रोजगार के साधन उनके लिए बढ़ाए हैं, तो कांग्रेस क्या मानकर चल रही है? इन 11 सालों को कितना बैलेंस आप देख रहे हैं? पहली बात तो प्रेस वार्ता 11 साल में प्रधानमंत्री देश के कोई ऐसे नहीं हुए जिन्होंने एक भी ना की। तो प्रेस वार्ता प्रदेश के या दूसरे लोगों को बैठ के करनी पड़ रही है, जिनकी सरकार है वो नहीं बैठ रहे हैं। ये 11 साल का इनका चाल चरित्र और चेहरा सरकार का बताता है कि मन की बात तो सुनाना है, लेकिन लोकतंत्र में जन की बात नहीं सुनना जी। तो ये तो वो बात हुई कि सवालों के जवाब का कॉन्सेप्ट ही इनकी सरकार में नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इन सवालों की बात करूं जो जनता के सवाल भी रहे हैं इन 11 साल में, मैं जब एक आम आदमी से पूछती हूँ ना जब कि 11 साल में क्या हुआ, तो एक जो कॉमन आउटलाइन आती है वो आम आदमी कहता है बहुत हिंदू मुस्लिम हुआ, यानी बंटवारे की राजनीति का जो चलन है। आपको याद होगा यहाँ पर मौजूद शायद ज्यादातर लोग, शिवम जी हो सकता है पार्टी लाइन के कारण ये ना माने, लेकिन ये मान सकते हैं कि हमारे जो दोस्ती का जो लेंस है, हमारे रिश्तों की लेंस में जो बंटवारा हुआ है, जो फेक न्यूज का आईटी सेल से जो ट्रोल कल्चर बढ़ा है, मैं इसको एक्चुअली इन 11 सवालों
के पैरेलल मानती हूँ। फिर मैं आऊंगी उन सवालों पर जो देश की अर्थव्यवस्था हो या उससे जुड़े हो। फिर तो ये जो चलन है, जो हमारे जो पूरे पूछने की प्रवृत्ति को ही जो खत्म कर देना है, इसलिए शायद सवाल पूछने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठा जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं बेरोजगारी की, बड़ी अच्छी बात कही गई। हम युवा हैं, शिवम जी भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है प्रदेश के एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अच्छा है हमारे देश में, उसके उस वाले देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। लेकिन जिस देश में, जिस प्रदेश में हर दूसरे दिन एक भर्ती घोटाला निकलता है, अभी परसों नरसों की ही खबर है आरक्षक भर्ती घोटाला, आप डिजिटल इंडिया कहते हैं ना, वो डिजिटल इंडिया के नाते भी घोटाला आप कैसे करा रहे हैं? आप हर तरीके से जो घोटाला करते हैं, आप सांप घोटाला हो गया हमारे सिवनी में, है ना। देश की बात तो मैं आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि विजय माल्या जी पॉडकास्ट में जो कह रहे हैं कि सरकार ने उन्हें भगा है, मैं तो एक अगर मैं उदाहरण लूंगी तो भी मेरे पास बहुत डिबेट्स मतलब हमारा तो एक डॉक्यूमेंट ही हमने जो रिलीज किया है। लेकिन अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो वो यही मुद्दे हैं कि आपने सरकार का, जनता का जो विश्वास तोड़ा है वो इन्हीं तरीकों से तोड़ा है। आयुष्मान घोटाला हो, जल जीवन मिशन हो, और जो जुमले आपने दिए थे 2 करोड़ नौकरियां देश भर में देंगे उसमें, और उसके बनिस्बत देश में जो पेपर लीक्स की घटनाएं हो रही हैं, वैकेंसी के साथ जो खेल हो रहा है, जो बच्चों को, युवाओं को जो धरना देना पड़ रहा है, उसके बावजूद उनका जो अपमान होता है। अच्छा, मैं जो अभी हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, इसी दौरान हमारा देश का, प्रदेश का जो किसान है वो अर्धनग्न होके प्रदर्शन कर रहा है मूंग की खरीदी के लिए, और इसी कार्यकाल में, इसी 11 साल में देश ने 750 किसानों को शहीद होते देखा है, कांटे की बॉर्डर बनते देखी है देश के अन्नदाताओं के लिए। किस मुंह से आप खुद को किसान के हितैषी कहते हैं? इसके अलावा मैं आ जाती हूँ महिलाओं के अपराध पर। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंगली मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश तो टॉपर रहा ही है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, चाहे वो दलित आदिवासी महिलाओं का खासकर मामला हो। लेकिन इस देश ने ना एक और बड़ी विचित्र बात की है, अलग बात की है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, एक बड़ा कहा जाता है कि महिलाओं के साथ अपराध तो होते ही हैं। इस 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बलात्कारियों को संरक्षण देने का, और इन्हीं के जो नेताओं का संरक्षण आपको मिलता है, संलिप्तता मिलती है, जो चलन है, तो मेरे को लगता है कि आप ना तो किसान विरोध, आप ना तो किसान के हितैषी है, ना महिला हितैषी है। और आप अगर कहते हैं अर्थव्यवस्था, तो कैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आप अभी पर कैपिटा इनकम के मामले में आपका जो सच है वो कुछ और है, और आप कहते हैं कि आप फोर्थ लार्जेस्ट भी नहीं हुए हैं, उसमें भी झूठ बोला। और हाँ, एक और चीज मैं बोलूंगी अमित जी, यहाँ पे खत्म करूंगी इस वाले वक्तव्य को, कि 11 सालों में आंकड़ों का घोटाला इस सरकार ने सबसे ज्यादा किया है। सेंसस करवाने में इतनी जो देरी हुई है, उसका कारण है कि आंकड़े झूठ दिखाकर जो लोगों के चेहरे पर जो पट्टी बांधकर जो काम किया जाता है, और हाँ, इवेंट बाजी फिर अच्छे से हो जाती है। बस यही अचीवमेंट है 11 साल की सरकार। ठीक है प्रवेश गौतम जी, आरोप प्रत्यारोपों से इतर बड़ा सवाल यही है, जैसा विपक्ष भी कह रहा है, कि क्या वाकई प्रवेश गौतम जी आप भी मानते हैं कि इन 11 सालों में हमने मन की बातें तो बहुत सुनी, लेकिन जो जन की बात है वो अधूरी रह गई? देखिए, 11 साल में आपको तो विकास नजर तो आता है, मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वह अच्छी सड़कें हो, चाहे अलग योजनाओं में सरकार द्वारा दिया जाता है। तो जब बात करता हूँ तो आप जिस घर में रहना चाहेंगे वो तभी अच्छा लगता है जब पूरी तरह से कंप्लीट हो, यानी कि बैलेंस हो, हर चीज की रहता हूँ। गैस घर पे पहुंचती ऑर्डर करता हूँ, मिल जाए जी। लेकिन पहले गैस के रेट क्या था और क्या है? प्रवेश जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, निवेदन है कि कृपया इनका फोन उठा दें यदि जुड़े हो तो। प्रवेश जी, आप मुझे स्पष्ट सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी, आपकी बात रखें जी। जी प्रवेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि संतुलित विकास की बात मैं जरूर करूंगा, वो होना चाहिए जी। और कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि आंकड़े जो असलियत में शायद नहीं होते, पर विकास थोड़ा होता है, प्रमुख चीजों से विकास गायब, जैसे महंगाई से गायब जी। प्रदेश की मैं बात करूं तो जीएसटी लागू होने के बाद मोदी सरकार ने कहा था कि काफी कुछ चेंज होगा, नो डाउट चेंजेस हुए हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ी है,
राज्य सरकार की केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ी है। इसलिए यदि चूंकि सेम बीजेपी की सरकार में मध्य प्रदेश को समस्या नहीं आई, पर अक्सर फंड डिमांड करने में जो दूसरी राज्यों में सरकारें हैं उनको दिक्कत आती है। तो 11 साल में मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार के कुछ काम बहुत अच्छे थे जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। जैसे हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो नो डाउट बहुत अच्छा था, परंतु साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे विचार करने की आवश्यकता है। जैसे हम भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र कहीं ना कहीं पीछे सोचने की होता है। सड़कें आपने अच्छी बना दी, लेकिन टोल इतने महंगे कभी आम आदमी से दूर होता रहा है। छोटी गैस जो 300-400 रुपए की मिल सकती हो या 500 की हो रही है, जो महंगाई जो बढ़ी, जब उसका हूं तो मुझे लगता है कि नहीं चाहिए सरकार के क्या 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को दिया 5 किलो शायद इतने आपने भारत देश को दशा बताता है कि जहां इतने गरीब है कि वो एक अपना राशन की व्यवस्था लोग नहीं कर पा रहे, सरकार पे निर्भर होना पड़ रहा है। तो उस विकास को संतुलित विकास कहना या पूर्ण रूप से विकसित विकास कहना गलत होगा। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात होती है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे जो याद आ रहा है, हम पहले भी इस स्टेज पे पहुंचे हैं और अभी भी हम पहुंचे हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है, 19-20 का है। हो सकता है 6-8 महीने में जापान हमसे फिर ऊपर हो जाए, तो इसमें अभी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा डिजिटल पेमेंट जो बढ़ा, नो डाउट 49% हो रहा है, पर वो मजबूरी भी है। लेकिन साथ साथ बैंकों में जो एसडी रेट, सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट्स हैं या एफडी, उनके रेट्स लगातार गिर रहे हैं। कई बुजुर्ग जो पहले जिनको पेंशन की सुविधा नहीं थी, जीवन भर कमा के कुछ अमाउंट बैंक में रखते थे कि इसके इंटरेस्ट उनका बुढ़ापा कट जाएगा, अब वह मुश्किल होता जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। 10 साल पहले यदि किसी ने कोई सर्टेन अमाउंट रखा 30,000 रुपए, तो महीने के बाद मासिक खर्च हुआ था। 11 साल बाद ये 10,000 सरकार को विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विकास तो हुआ है जगह, लेकिन अभी भी हमारे जिनको राशन मुफ्त दे रहे हैं, सभी अस्पतालों में अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एक सिस्टम सेटअप बना लिया और यदि ईसीआर में कोई एक्सपर्ट नहीं रखा तो उसको कनेक्टिविटी कौन देगा? बिल्कुल, तो मशीन के साथ हमें एक्सपर्ट भी चाहिए, और इसी को संतुलित विकास कहते हैं, जिसकी कमी फिलहाल मुझे दिख रही है। पर जब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की, जब मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान से जब वहां मौत की स्थिति थी, बहुत वो था, तो करीब 600 लोगों को भारत सरकार लेके आई। सूडान में भी भारत सरकार ने अपने नागरिकों का ध्यान रखा। तो जो देश में नागरिक रह रहे हैं उन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, और जैसे कि प्रवेश जी ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर उठाई कि हम जश्न तो मना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्लेषण की भी आवश्यकता है कि 11 साल में और किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। शिवम शुक्ला जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी मोदी गवर्नमेंट के सामने है, और खासकर जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो जैसा कि विपक्ष के भी कुछ आरोप हैं, कुछ चिंताएं हैं कि कुछ और विषय हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ध्यान देना होगा, जैसे कि करप्शन हो गया, महिला सुरक्षा हो गया, तो क्या मानते हैं कि आने वाले सालों में सरकार का फोकस इस पर होगा कुरीतियों को दूर करने में? जी शिवम जी। सरकार आपसी सहयोग और समन्वय से हर दिशा में लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने शून्य से शुरू की थी और हम 10 तक भी आए तो ये हमारे लिए सफलता है। हमें उसे शीर्ष तक लेकर के जाना है, तो यह स्वाभाविक तौर पर हमारी सरकार लगातार विकास को सतत रहने वाले के क्रम के रूप में देखती है, और दृष्टि और उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो कोई संदेह का प्रश्न ही नहीं है कि सरकार लगातार स्वयं को बेहतर कर रही है, अपनी गुड गवर्नेंस के मॉड्यूल में आवश्यक और आमूलचूल परिवर्तन कर रही है, नीतिगत विषयों में जन भावना को ज्यादा कहीं न कहीं एकोमोडेट करते हुए हमारी सरकार नीतियां बनाने का काम कर रही है। तो समग्र दृष्टि के साथ सरकार सफलता की ओर ही लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस स्थिति में हम लगातार इस दिशा में जिस गति के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत हद तक सफलता को स्थापित करेंगे और चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस पर चौधरी जी, जो 11 सवाल आपने पूछे हैं सरकार से, क्या सरकार आप मानती हैं उसका जवाब दे पाने की स्थिति में फिलहाल है, या फिर वही आंकड़े पेश किए जाएंगे?
देखिए सरकार लगातार जी शिवम जी माफ कीजिए, स्पर्श जी से सवाल है जी। अगर जवाबदेही की बात करें तो 11 साल में कांग्रेस हो चाहे सोशल जी। मीडिया पे आज जनता की सवाल हो, तो जी स्पर्श जी। सवालों से बचने का पैटर्न इस पे मैं बात कर चुकी हूँ। करना तो चाहिए डेफिनेटली। उसका कारण ये है कि आंकड़ों से बच के, आंकड़ों को अवॉइड कर कर देश का या किसी भी नीति निर्माण का कोई भला नहीं होने वाला है। ये सरकार के हित में होता है कि अगर वो सही जो सच्चाई उसको एक्सेप्ट करे। कोविड में आपने 19 लाख एक्सेस डेथ को डिनाई कर दिया, लेकिन जिसके घर पे मौत हुई है वो तो इन आंकड़ों से वाकिफ रहेगा ना। हाल ही का बीबीसी का रिपोर्ट कहता है कि 82 लोग मरे कुंभ की भगदड़ में, सरकार कहती 37। कहां गए वो 50 के लगभग लोग? वो है ना। तो आंकड़ों को जब आप छुपाते हैं तो सब बच नहीं पाते, आज नहीं तो वो कल बाहर आता है। तो मुझे लगता है जवाब तो देना चाहिए, लेकिन जब बात कही गई कि ये जो गवर्नमेंट की 11 साल का जो पैटर्न है, मैं ये कहूंगी वो बड़े बड़े स्कीम्स को लॉन्च करके उनको एनालाइज नहीं करने का रहा है। मैं उदाहरण देती हूँ, स्मार्ट सिटी जो स्कीम है अभी बंद हुई है हाल में, ऐसा नहीं होगा कि उसके पीछे का आइडिया अच्छा नहीं होगा, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसको बनाया होगा, लेकिन डेफिनेटली उसके एग्जीक्यूशन में, जमीन पर उतारने में, ऊपर से लेकर नीचे तक में जो एक एक्सीजेंसी मानी जानी चाहिए, जो अर्जेंसी होनी चाहिए, जो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन का ढांचा होना चाहिए, वो गड़बड़ था। आपका करप्शन, आपका जो करप्शन होता है वो अल्टीमेटली घूम फिर के जमीन को पे एग्जीक्यूशन में बाधाएं लाता है, और अल्टीमेटली आप ये कह देते हो हमने आज स्कीम बंद कर दी। तो जो करोड़ों रुपए लगे वो जनता के टैक्स के पैसे थे। विकास वो भी है ना, अगर सड़कें विकास है तो स्मार्ट सिटीज भी। मैं आपको बताऊं, आज ही मैं पढ़ रही थी कि भारत में तेजी से इन 10-11 सालों में तेजी से जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उन्होंने देश को छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है? क्योंकि उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलती है। आज क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम नहीं दे पा रहे हैं विकसित भारत की प्रदर्शनी लगाने वाले सरकार के काल में, तो कब दे पाएंगे? तो हमारे और जनता के यही सवाल है, हम सबका भारत है, हमारा साझा भारत है। साझा भारत सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पे नहीं चलना चाहिए। अभी मोदी जी पहलगाम के 4 जो आतंकियों को पकड़े बिना अगर सिर्फ तिरंगा लहराने को अपनी देशभक्ति मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो 4 लोग हैं उन 4 लोगों को पकड़ेंगे नहीं तो आप अपनी सरकार का कितना भी ढिंडोरा पीटिए, रगों में सिंदूर होने का बॉलीवुडी डायलॉग कितना भी मारिए, लेकिन हमारी सीमाओं में चीन घुसा हुआ है, इससे आप नहीं बच पाएंगे। इसने हमारा नाम अरुणाचल में नामकरण कर दिया है, कुछ जगहों का गांव बसा लिए हैं, और आप कहते रहिएगा कि हमारी सदाबहार दोस्त हमारा साथ छोड़ गए हैं। उधर पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने की समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने करोड़ों के खर्चे पे डेलीगेट भेजा था कि हमने क्या किया। भारत की जो इमेज रही है वो एक और चीज है। शिवम जी ने कभी बात कही थी 0 to 10 रैंकिंग, तो आई मस्ट करेक्ट हिम हियर कि भारत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार नहीं है। भारत इसके पहले की हमारे आजादी की लड़ाई करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी आउटपुट है। उसके बाद जिन परिस्थितियों में देश में शिक्षा के संस्थान बने, चाहे सुरक्षा की या हमने जो युद्ध लड़े, तमाम निर्णयों का काल रहा है और जो आउटकम है भारत का। हाँ, ये अलग बात है कि आपने पब्लिक कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ये अलग बात है कि अमेरिका हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, आपने नॉर्मलाइजेशन बदल दिया है। तो जब हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी ना, वो सिर्फ बिरयानी खाने या फोटोबाजियों से बहुत परे है। या हम जब कहते हैं इकोनॉमी ना, वो जीडीपी के आंकड़ों को तो विपक्ष के अपने सवाल लगातार यहाँ पर बने हुए। प्रवेश जी का मैं रुक करूंगा फाइनल कमेंट के लिए। प्रवेश जी, इन 11 सालों में केंद्र सरकार ने तो बहुत कुछ उपलब्धियों का बखान किया है, लेकिन प्रवेश जी एक सवाल यह भी आता है कि इन 11 सालों में विपक्ष कहां पर रहा? कहां पर आपको कितनी मजबूत तरीके से विपक्ष की भूमिका दिखी इन 11 सालों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि विदेश नीति जो अभी बात हो रही थी, महत्वपूर्ण बात थी, उस पे हम कहीं कमजोर हुए। विपक्ष अपनी जगह कहीं दिखा और कहीं नहीं दिखा, कमजोर भी पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं अक्सर ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखता हूँ। हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो पावर का मिसयूज है, जैसे ईडी, मैं ईडी की बात करूं तो कितने मामलों में कितनी रिकवरी हुई और कितने कन्विक्शन हुए 11 साल में, आंकड़े किसी ने छुपे नहीं। ज्यादातर मामले हवाई बनाए गए हैं। बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक बैड डेप्ट बनाया गया, सारा ट्रांसफर वहां किया और फिर आपको कह दिया कि हमारे बैंक की वित्तीय स्थिति बढ़ गई। एक महत्वपूर्ण बात जो हम भूल गए इस पूरी डिबेट में, कि भारत सरकार पे कर्ज कितना बढ़ा है 2014 के मुकाबले में और आज की डेट में। मुझे जो मेरी जानकारी है 3 से 4 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ चुका है। ये महत्वपूर्ण बात है।
कि क्या हम कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। विपक्ष कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनके कमजोरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद उनके पुराने कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं, गड़बड़ झाले ऐसे हैं कि डर के मारे बैठे हैं, या शायद उनका आला कमान जो है, मैं सभी विपक्ष की बात कर रहा हूँ, वह अपने निजी हितों के हिसाब से या शायद प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहा है, टीम को एकजुट नहीं कर पा रहा है, कोई कहीं बह रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पर हाँ, जब भी मौका मिला विपक्ष ने किया। पर साथ में जो सोशल मीडिया या ट्रोल का जो पैटर्न चला वो खतरनाक रहा देश के लिए। कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही बताना या कम्युनिस्ट बताना या पाकिस्तान समर्थक बताना, ये टैग लगाने की प्रथा जो है वो गलत है। एक महत्वपूर्ण बात और मुझे लगता है कि 11 साल की उपलब्धियों में सरकार को अपने फाइनेंशियल आंकड़े पूरे घोषित करने चाहिए, वो नहीं किया। लोन देने की बात कर रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं, तो लोन देने को इवेंट कौन बनाता है मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। मैंने पहले भी कई बार कुछ सवाल पूछे हैं लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं किसी को 100 रुपए उधार दे रहा हूँ, उसकी फोटो खींच के मैं अखबार में नहीं छापूंगा क्योंकि वो पैसा मैंने उधार दिया है, किसी को मैंने धनतेरस के लिए नहीं दिया। तो ये सोचना होगा और ये समझना होगा सरकार को कि आम आदमी का जीवन हम कैसे ऊपर लेके आए। अब जीएसटी कलेक्शन की हमेशा बात होती है, पर जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का कारण क्या है? महंगाई, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जीएसटी बढ़ा है। ये एक बहुत डीप मुद्दा है, कभी फुर्सत लोग बैठे शायद समय के लिए एक अलग से चर्चा उस पर करनी होगी, करने की जरूरत है। हर चीज को जीएसटी में नहीं लाना, तो लिमिट में लाना है, महंगाई कम करनी है कि आपको प्रशिक्षण आया, मंदी आई, भारत तब भी सर्वाइव किया था। उसका सबसे बड़ा भारतीय की सेविंग्स किया जो दुर्भाग्य में कम हो जा रहे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के भी यही सब सवाल भी है प्रवेश जी कि आखिर 11 सालों में हमने उपलब्धियों का दावा तो बहुत किया है, लेकिन कहां तक जो आम जनता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर पाई है। और जिस तरह से कर्ज की बात आपने की है, निश्चित तौर पर हर चर्चा में बात सामने आती भी है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि 11 जिसे काफी शुभ अंक भी माना जाता है, इस शुभ अंक के साथ सरकार और किस तरह के कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ पाती है, और विपक्ष के सवालों का जो 11 सालों में 11 सवाल हैं, क्या जवाब मिल पाता है। बहरहाल चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।